हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। इसमें लगभग 9 चैप्टर हैं। पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य का विघटन, मराठों का उदय, सिखों का उदय, भक्ति एवं सूफी आंदोलन और कला और संस्कृति। तो आज के वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकाल के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल की बुक से लिए हुए हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पूर्व मध्यकाल के एमसीक्यू क्वेश्चन से। पूर्व मध्यकाल का पहला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था पाल वंश का संस्थापक? तो गोपाल था। पाल वंश की स्थापना, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल नामक स्थानीय सामंत के द्वारा की गई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल कौन था? तो स्थानीय सामंत था। उसका कार्यकाल था 750 से 770 ईस्वी। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? अगला क्वेश्चन है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नवागांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है, इसलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में कन्निघम ने की थी। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल ने की थी। किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पाल शासक धर्मपाल, जिसका कार्यकाल था 770 से 810 ईस्वी, ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और उसके रखरखाव के लिए 100 गांव दान में दिए गए थे। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। यहाँ आचार्यों में दीपंकर व श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इसने भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाले थे दंती दुर्ग। उत्तर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाले थे दंती दुर्ग। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। उत्तर हो जाएगा उत्तरी बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो किसने नया संवत चलाया था? किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया था। ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मण सेन। राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी जिनका कार्यकाल था, बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे।
लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती, जिसे लक्ष्मणवती के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे वो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। कुमारपाल की सभा में सलाहकार के रूप में वो कार्य करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका डेफिनेशन देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कालीकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जय सिंह के धर्मोपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्र पत्र लेख क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का किनसे संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से संबंध था। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। देवपाल जो था वो बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्र पत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए। प्राचीन भारत के लोग जावा को सुवर्णद्वीप कहते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? 9वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रति मंजरी थी। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा कि यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे तथा इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चाहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हम्मीर रासो, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनीक, आल्हाखंड, नरपति नाल, बिसलदेव रासो। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। हमें गलत आंसर चूज करना है। तो चंदबरदाई किसके लेखक थे? पृथ्वीराज रासो के। ये तो बिल्कुल सही है, रचना की थी उन्होंने। जगनीक, आल्हाखंड ये भी सही है। नरपति नाल, बिसलदेव ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान। ये हम्मीर रासो के रचयिता नहीं। हम्मीर रासो की रचना सारंगदेव ने की थी, ना कि अब्दुल रहमान ने। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो हमें जो सुमेलित नहीं है उसी को आंसर में देना पड़ेगा। तो अब्दुल रहमान हम्मीर रासो के रचयिता नहीं थे। हम्मीर रासो के रचयिता सारंगदेव थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम्मीर रासो की रचना सारंगदेव ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने, आल्हाखंड की रचना जगनीक ने एवं बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो माँ भगवती सरस्वती है। माँ भगवती सरस्वती है। भोजशाला मंदिर की देवी भगवती सरस्वती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही मुस्लिम शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाघ देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? गौड़वाहों के रचयिता वाकपति थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? गौड़वाहों के रचयिता वाकपति थे। गौड़वाहों कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की एक काल्पनिक रचना है। गौड़वाहों क्या है? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की काल्पनिक रचना है। इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश और सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़वाहों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? उत्तर हो जाएगा जोनराज एवं श्रीवर ने। कल्हड़ की राज तरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जोनराज, प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राज तरंगिणी की रचना की, जिसमें 1149 से 1150 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। श्रीवर द्वारा रचित जैना राज तरंगिणी ने 1459 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नया नाम कश्यप मेरु था। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नया नाम कश्यप मेरु था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ का समकालीन कश्मीर का शासक था जय सिंह। उत्तर हो जाएगा जय सिंह। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। वे कश्मीर के शासक जय सिंह के दरबार में रहते थे। राज तरंगिणी का रचना काल 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। यह ऋषि कश्यप के नाम पर था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जिसे राणा कुंभा ने नहीं लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा कलानिधि। कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो कलानिधि राणा कुंभा की रचना नहीं है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत की तीनों विधाओं गीत, वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागीश्वरी उपनाम मिला था। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीतराज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, टीका, कामराज रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड था। चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपति के पुत्र जय शक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जेजा नाम से भी प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति नाम दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कंदारिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना करने वाले थे तोमर वंश के शासक।
दिल्ली वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? माफी चाहती हूँ, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर वंश ने की थी। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहिलिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए। ये हैं सीरी, दीनपनाह, राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। तो दिल्ली शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो तोमर वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो ऑप्शन सी संयोगिता से। संयोगिता कौन थी? तो संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। यह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। मध्य एशिया का शासक था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे अरब देश के वासियों ने ही सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया से संबोधित किया। चीनियों ने भारत को इंतु के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। संभवतः यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से 86 के बीच में उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 1189 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्हा उदल संबंधित थे। आल्हा उदल किससे संबंधित थे? तो महोबा से संबंधित थे। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आल्हा उदल बुंदेलखंड में चंदेल शासक परमल देव के सेनापति दक्षराज या दशराज के पुत्र थे। चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल की पृथ्वीराज चौहान से पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। शासकों का सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो शासकों का सही कालक्रम देखना है तो सबसे पहले हो जाएगा यशोवर्मा। यशोवर्मा का कार्यकाल था 930 ईस्वी से 950 ईस्वी। दूसरे में हो जाएगा धंग का कार्यकाल महाराजाधिराज धंग के नाम से जिन्हें जाना जाता था। इनका कार्यकाल 950 से 1002 ईस्वी। थर्ड में हो जाएगा विद्याधर का कार्यकाल था 1019 से 1029 ईस्वी।
और फोर्थ है कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा का कार्यकाल 1060 से 1100 ईस्वी। तो पहले में तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्याधर, इनका कार्यकाल 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी था। महाराजाधिराज धंग, इनका कार्यकाल 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी था। यशोवर्मा या यशोवर्मन 930 ईस्वी से 950 ईस्वी। और कीर्ति वर्मा या कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराने वाले थे परमार राजा भोज। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। इसलिए इस मंदिर को भोज का मंदिर व नारायण का शिवालय के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1428 में महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुवर्णद्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव सुवर्णद्वीप का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सुवर्णद्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता के द्वारा चुना गया था? तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल। गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल को जनता के द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 4, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल को जनता के द्वारा चुना गया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राजा के पहले सम्राट भी थे। इन्हें क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया। इनके शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया था। कांची के पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में उत्तराधिकारी बनने की समस्या उत्पन्न हुई। अतः कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन द्वितीय को राजा चुना, जो हिरण्यवर्मा का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और दूसरी तरफ राजवंश के बारे में दिया हुआ है। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ राजवंश के बारे में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नानुक चंदेल वंश का संस्थापक था तथा नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। जय शक्ति और विजय शक्ति वाकपति के पुत्र थे। महोबा शिलालेख में उल्लेख है कि चंदेल क्षेत्र का नया जय शक्ति के नाम पर जेजाग भुक्ति रखा गया था। नया नाम राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।